हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम कुश पांडे है और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन्ड बाय कुश पांडे। दोस्तों, आज पहला दिन है हमारे बैंकिंग कंसेप्ट क्लास का। मैंने बैंकिंग कंसेप्ट क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था 2013 में और एक बहुत ही फेमस एक बैंकिंग कंसेप्ट की सीरीज़ है, बी अ बैंकिंग मास्टर, जिसको मैंने अडा 247 पर टेकअप किया था। उस सीरीज़ पे 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा के व्यूज़ पर वीडियो पे आप देख सकते हैं। व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक ले गया था। एक डिमांड आई पिछले कुछ महीनों में मेरे पास कई स्टूडेंट्स से, कई ऐसे लोगों से जो वो वीडियो देख के आए थे कि सर वो वीडियो पुराने हो गए, तो आप कुछ नया लाइए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कुछ बैंकिंग कंसेप्ट्स के वीडियो लेकर आया हूँ, जिन वीडियो में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से और फिर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डिजिटल बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, मिसलेनियस कंसेप्ट्स, बैंकिंग स्कीम्स, बैंकिंग अब्रीविएशंस, वहाँ तक भी हम आपके लिए टेकअप करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्लेलिस्ट अलग से बनेगा। उस प्लेलिस्ट में करीब मान के चलिए 20 वीडियोस तो मैं लेके ही आऊँगा, डिटेल वीडियोस। और उनके अलावा आपको फिर बैंकिंग कंसेप्ट्स में कुछ भी और नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से, और आज का जो कंसेप्ट हमारा है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय इतिहास बैंकिंग का, उस पर आज हम फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ज़रा समझा दूं आपको, दो टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है बैंक और एक टर्म होता है बैंकिंग। ठीक है, सबसे पहले आइए जानते हैं बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग का मतलब होता है डिपॉजिट्स, लोन्स। अगर कहीं पर भी आप डिपॉजिट्स कर सकते हैं और कहीं पर कहीं से भी आप उसी संस्था से आप लोन ले सकते हैं, तो जिस फंक्शन को वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट कर रही है, उस फंक्शन का नाम क्या है? बैंकिंग। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ लोन्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बैंकिंग। अब सवाल आता है कि सर इंडिया में बैंकिंग कौन करता है? इंडिया में बैंकिंग बैंक्स करते हैं, इंडिया में बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज करती हैं, लेकिन इंडिया में खास तरह के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम बैंक कहते हैं। हम हर फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट के तौर पर या फिर लोन प्रोवाइड करती है, उसे हम बैंक नहीं कहते। तो बैंकिंग क्लियर है आप सबको कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से या इन जनरल, और लोन प्रोवाइड करती है, इन दोनों प्रोसेस को एक साथ हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कहते हैं। अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज बैंक? एक बैंक को हम क्या समझें? देखिए, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस मिलता है, उस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को हम बैंक का नाम देते हैं। ठीक है, लाइसेंस मिलने के लिए वैसे तो कई रेगुलेशंस हैं, लेकिन कुछ अहम फंक्शंस को उस ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, तो ही उसे आरबीआई, जो कि बैंकिंग का रेगुलेटर है, वो उसे लाइसेंस देता है। पहली कंडीशन है एक्सेप्टिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से पैसे लेना, पैसे डिपॉजिट्स के तौर पे एक्सेप्ट करना, जो कि इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग होता है, जो पब्लिक से मिलता है। दूसरा होता है प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक, पैसे लेना भी और एज अ लोन उनको पैसे देना भी। ठीक है, सेकेंड। थर्ड फंक्शन, जो अमाउंट है जो एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट के तौर पर, वो डिमांड पर
और टाइम पर, मतलब एक टाइम के बाद अगर कस्टमर चाहे तो पैसे वो निकाल सकता है। जैसे कि अगर मैंने एक बैंक में जाकर मैंने पैसे जमा किए तो मेरे पास दो ऑप्शंस हों। एक तरह का डिपॉजिट जहाँ पर मैं पैसे जब चाहूँ निकाल सकूँ, डिमांड डिपॉजिट, और एक तरह डिपॉजिट जब मुझे पैसे अभी नहीं निकालने हैं, सेविंग्स करनी है, एक इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म का, तो उसमें टाइम डिपॉजिट का यूज़ करूँगा, मतलब टाइम के बाद ही निकाल सकता हूँ। और चौथा फंक्शन, जहाँ से पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो थ्रू जनरली अ चेक, ऑर्डर, ड्राफ्ट और अदर मीन्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। खास तौर पे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप चेक के माध्यम से पैसे निकाल सकते हो तो वो जनरली क्या, वो आपका एक बैंक होगा। तो अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर मुझे किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहना है तो मैं बोलूँगा ऐसा कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसे लाइसेंस मिला है टू वर्क एज अ बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 49, बिकॉज ये सर्वे सर्वा है, ये लॉ है बैंकिंग करने का, जिसे आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, जो ये 5 फंक्शंस आपके करता है, 4 फंक्शन आपके करता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक, पेएबल ऑन डिमांड एंड टाइम, विड्रॉबल ऑन डिमांड ऑन टाइम, सॉरी पेएबल डिमांड टाइम, और जो पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं एक चेक के जरिए, एक ऑर्डर के ज़रिए, ड्राफ्ट के ज़रिए, ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए, या फिर ऑर्डर के ज़रिए, उसे हम एक बैंक का नाम देते हैं। समझ में आया? तो ये बैंक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारतीय बैंकिंग की बात करें या हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की बात करें तो हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा इतिहास, अगर हम बैंक की बात करें तो वेदों में इसका जिक्र है, वेदों के बाद मौर्यन साम्राज्य में इसका जिक्र है। उस समय कन्वेंशनल बैंकिंग होती नहीं थी। उस समय देखा गया कि एक वर्ग था या कुछ तरह के लोग थे जिनसे पैसे उधार पर लोग लेते थे और उन्हें वापस कर देते थे। उस समय ब्याज का कंसेप्ट या फिर इंटरेस्ट का कंसेप्ट उन चीज़ों पर नहीं था। समय के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे लोग भी आते हैं जो ब्याज पर लोन देते हैं या गहनों के आधार पर लोन देते हैं। उस तरह की बैंकिंग भी, उस तरह के बैंकिंग एविडेंस भी हमने देखे। लेकिन अगर हमें नोटिफाई करना है या अगर हमें कहना है कि मॉडर्न बैंकिंग का रूप कब से आया या मॉडर्न बैंकिंग कब से शुरू हुई, तो वो तारीख जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो तारीख है 1770। क्या तारीख है? 1770। ये वो तारीख है जब भारत को मिला उसका पहला बैंक, जिसका नाम है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब ये जो बैंक आपका मिला, ये बैंक अंग्रेजों का बैंक नहीं था। ये बैंक को बनाया था एक पोर्चुगीज कंपनी ने, और उस पोर्चुगीज कंपनी का नाम था द ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी। क्या नाम था उसका? द ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी। और सबसे अनोखी बात आज के लिए, लेकिन उस समय बहुत आम बात थी, इसका जो सेंटर था, वेन्यू था, वो था उस समय कैलकाटा और आज के समय का कोलकाता। कैलकाटा उस समय हमारी राजधानी थी और इसीलिए कैलकाटा, और एक पोर्ट टाउन भी था, इसीलिए कैलकाटा में बना। इसके 16 ईयर्स बाद 1786 में एक और बैंक आया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है सेकेंड बैंक और द अर्ली बैंक्स के तौर पे। लेकिन लंबे समय तक ये बैंक आपके वर्क नहीं कर पाए। जैसे जैसे 1800 आता है, वैसे वैसे जो उस समय की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर है इंडिया में, द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको लगता है कि यार बैंकिंग में तो फोकस है, बैंकिंग में तो अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे हमारी आर्मी के लिए, हमारी नेवी के लिए, रिच इंडियन मर्चेंट्स के लिए, समुद्री व्यापार या सी ट्रेड के लिए हमें ऐसा एक यंत्र, ऐसा एक सिस्टम चाहिए जो कि फाइनेंसेस में हमारी हेल्प करेगा, सी ट्रेड में हमारी हेल्प करेगा। इस लॉजिक से वो 3 ऐसे बैंक्स को बनाते हैं। पहले बनाते हैं 1806 में। इस समय वो बनाते हैं इस बैंक को, जिसका नाम है बैंक ऑफ
कैलकटा, जिसका नाम 1809 में चेंज होता है टू बैंक ऑफ बंगाल। और ये बैंक अच्छा चलता है बिकॉज इस बैंक का पर्पस होता है अमीर भारतीय मर्चेंट्स, आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी एंड द अपर क्लास, जो कि खास तौर पे सी ट्रेड में होते हैं। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए 1840 में सिमिलर बैंक बनता है बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और उसी के 3 साल बाद आपका बनता है इन मद्रास, द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये 3 बैंक आपके बन जाते हैं 3 प्रेसिडेंसीज में या फिर 3 पोर्ट एरियाज में, मद्रास का एरिया, बॉम्बे का एरिया और बंगाल का एरिया। और ये बैंक अच्छा काम करते हैं, जो उनका पर्पस होता है एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, फाइनेंसेस को डिपॉजिट करना, ताकि जो सी ट्रेड है उस पर ज़्यादा काम आपका होता रहे। इनमें बदलाव आपके होते हैं 1860 से 1865 के बीच। इस बीच 2 बैंक आपके आते हैं। एक बैंक का नाम है द बैंक ऑफ अपर इंडिया, और दूसरे बैंक का नाम आप सब जानते होंगे, जिसका नाम है दी अलाहाबाद बैंक। क्या नाम है उसका? दी अलाहाबाद बैंक। अब ये दोनों बैंक के बारे में कुछ खासियत है। इन दोनों बैंक को हम नाम देते हैं, या फिर उस समय नाम इनका पड़ता है आपका जॉइंट स्टॉक बैंक। अब चूंकि हम बैंकिंग आराम से पढ़ेंगे, तो यहां पर ये जो वर्ड है ना आपका स्टॉक, इसको समझ लेते हैं। स्टॉक का मतलब होता है शेयर। जब हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो हम स्टॉक की बात करेंगे, और जॉइंट का मतलब होता है टुगेदर, मिलकर, मतलब कितने लोगों हैं। तो पहली बार ऐसा होता है कि एक बैंक को एक से अधिक शेयर होल्डर्स ओन करते हैं और वो मिलकर उस बैंक को बनाते हैं, जिसमें ना सिर्फ उस समय के ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि हो सकता है रिच इंडियन मर्चेंट्स भी इन्वॉल्व हों, या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं सी ट्रेड में उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। तो जो पहले जॉइंट स्टॉक बैंक होते हैं, जिन्हें कंबाइंड ओनरशिप में मल्टीपल शेयर होल्डर्स के ओनरशिप में बनाया जाता है, उनमें बैंक ऑफ अपर इंडिया है, 60-61 में बनता है, और 65 में आपका बनता है द इलाहाबाद बैंक। ये अलग बात है, आज़ादी के बाद इलाहाबाद बैंक जो है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनता है, और उसके बाद इसको अभी हाल ही में मर्ज किया गया कुछ साल पहले इनटू द इंडियन बैंक, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को हम प्रॉफिटेबल और स्ट्रॉन्ग बना सकें। लेकिन जब ये बना था तो ये एक स्टैंडअलोन बैंक था, और काफ़ी लंबे समय से ये बैंक आपका बना हुआ था। इनफैक्ट इसके हेडक्वार्टर्स इनिशियली आपके, जिसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके कोलकाता में थे। ठीक है, तो ये सब होता है 1865 तक। अब दोस्तों इसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि हमारा देश उस समय भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड था, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या थी। हमारे देश में बैंकिंग को बढ़ाने का एक ही तरीका था, आम आदमी को बैंकिंग का हिस्सा बनाना। इसके लिए उसके तरह के बैंकिंग को लाया जाएगा, उसके तरह के बैंक इंस्ट्रूमेंट्स को लाया जाएगा, इसकी कोशिश थी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आया, और ये कंसेप्ट आप लोग ज़रा समझिएगा अभी ध्यान से, बिकॉज कंसेप्ट नया है, नया नहीं है मतलब आपके लिए नया है, लेकिन ये कंसेप्ट अभी भी काम करता है। वो कंसेप्ट है आपका असेट और लायबिलिटी का। किसका कंसेप्ट है? असेट और लायबिलिटी का। लेकिन ये हम बैंक के पर्सपेक्टिव में, बैंक के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं आपको। जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में जितने भी लोन्स आपके ऑफर किए जाएंगे, इन्हें कहा जाएगा असेट बैंक के लिए, बिकॉज इनसे बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट और पैसे वापस मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स को कहा जाता है लायबिलिटीज। क्या कहा जाता है? लायबिलिटीज। तो ऐसा देखा गया कि क्यों ना हम डिपॉजिट्स को अब ओपन करें आम आदमी के लिए, ताकि उनका पैसा भी हम यूज़ कर सकें इन्वेस्टमेंट में और बैंकिंग को ग्रो करने के लिए। और उन डिपॉजिट्स पर हम एक अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक प्रॉफिट
हमारे जो कस्टमर जिन्होंने दिए हैं डिपॉजिट उनको प्रोवाइड करें। तो इस कंसेप्ट पर भारत को मिला उसका पहला कॉलोनियल कमर्शियल बैंक, या एक ऐसा बैंक जो लिमिटेड लाइबिलिटीज पर बना था, जिसमें दो पहलू थे। एक पहलू था कि उसमें जो शेयर होल्डर्स थे उनको भी कहा गया कि एक हद तक ही आपको लॉस रिकवर करना है, बाकी हम पे करेंगे। और दूसरी तरफ उन बैंक्स ने डिपॉजिट ऑफर करना स्टार्ट किया कस्टमर्स को। इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ औध। क्या नाम था इसका? बैंक ऑफ औध, जिसे 1881 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में फैजाबाद डिवीजन में बनाया गया, और इसका नाम रखा गया द बैंक ऑफ औध। दी बैंक ऑफ औध, जो भारत का पहला लिमिटेड लाइबिलिटीज का बैंक था। अब यहाँ पर एक चीज तो कंप्लीटली क्लियर है कि भाई हमारा बैंकिंग अब ग्रो कर रहा है और अब जरूरी है कि इंडियंस को और इन्वॉल्व किया जाए। देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि 1893-94 तक अगर कोई भारतीय किसी बैंक में जाता तो वो डर जाता, वो परेशान हो जाता, वो भरोसा नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये था क्योंकि जब वो बैंक में जाता तो उसको लगता है अरे यार, जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है, जो मैडम बैठी हैं, सर बैठे हैं, उनकी भाषा इंग्लिश मुझसे अलग है, उनकी त्वचा, अगेन नॉट टू बी रेसिस्ट, लेकिन उनका अपीयरेंस, उनकी त्वचा मेरे से डिफरेंट है, और उनका मेरे प्रति हीन भावना है, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा है भी, सच भी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व तभी हो सकता है, या फिर बैंकिंग को हम इन्वॉल्व और लोग को तब कर सकते हैं जब भारतीय बैंकिंग को ओन करें और उसको मैनेज करें, या फिर जब कोई इंडियन कस्टमर बैंक में जाए तो उसे एक हम भारतीय, एक सह भारतीय उस कस्टमर को ग्रीट करे, और उस फिर वो जो भरोसा है बैंकिंग पे ना, वो भरोसा हो जाए। हम लोग नए आए हैं बैंकिंग में, आप लोग तैयारी अभी शुरू किया हमने चैप्टर, लेकिन एक बात समझिएगा कि बैंक का सारा जो पूरा बिजनेस है वो ट्रस्ट पे डिपेंडेंस है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक साथ कस्टमर्स बैंक से पैसा वापस मांगने आ जाएं तो इंडिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो उन पैसे को वापस कर सकता है, और उस स्थिति में बैंक को अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रस्ट पे डिपेंडेंस है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सारे लोग पैसे बैंक से निकालने जाते हैं। वो जब जाते हैं तो अच्छे से अच्छा बैंक भी डूब सकता है। सिमिलरली एक और बात समझिएगा कि जो आप बैंक में सेफ्टी डिपॉजिट रखते हैं उस पर भी बैंक का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जनरली 99% बैंक्स उस पर इंश्योरेंस आपको नहीं देते हैं। वो आप रखते हो क्योंकि आपको भरोसा है कि वो बैंक कहीं भागेगा नहीं, लेकिन उस पर इंश्योरेंस बैंक ऑफर नहीं करता। बैंक डिपॉजिट पे करता है लेकिन सेफ्टी लॉकर्स पर इंश्योरेंस ऑफर नहीं करता। मुझे लगता है कई लोग को शॉक लगेगा, लेकिन ये सच है। तो बात समझिए, तो बैंक का पूरा जो केस है वो ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट के लिए अगर एक भारतीय हमें ग्रीट करता उस समय तो वो ज़्यादा बेटर रहता। उसी कंसेप्ट पे 1894 में भारत के अंदर बनता है लाहौर पंजाब में उस समय पंजाब नेशनल बैंक, और इसे बनाते हैं वन ऑफ द को फाउंडर्स श्री लाला लाजपत राय। ये बैंक लाहौर पंजाब, उस समय लाहौर पंजाब में था। पंजाब के दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान में एक इंडिया में है। उस समय लाहौर में था, और अब तो खैर पीएनबी दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर्स। ये बनता है, और ये एक ऐसा बैंक होता है जिसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 100% इंडियंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बैंकिंग करना आसान हो जाता है, हम इनके साथ बैंकिंग क्या कर सकते हैं। तो ये शुरुआत है इंडिया में बैंकों के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, और इसके बाद समय आता है 1900 से 1911 तक का। इस समय को मेरी नज़र में, मैं इस समय को कहता हूं द गोल्डन एज ऑफ बैंकिंग। इस समय बहुत सारे बैंक बनते हैं, और इस समय कई बैंक आज भी आपके वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा कैनरा बैंक का नाम, काफ़ी पॉपुलर पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा,
इंडिया का लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, विजया बैंक है। ये सारे बैंक जो हैं इसी टाइम आपके बनकर तैयार होते हैं। इसी समय 1911 में एक बैंक आता है जिसे कहा गया है भारत का पहला स्वदेशी बैंक। क्या कहा गया है इसे? भारत का पहला स्वदेशी बैंक। ये बैंक क्या है? स्वदेशी वर्ड का मतलब क्या? मतलब ये है कि इस बैंक का अधिकारी भी भारतीय है, इस बैंक का ओनर भी भारतीय है। अंतर समझिएगा, पीएनबी में ओनर्स में ब्रिटिशर्स भी थे, गैर भारतीय भी थे, लेकिन सारे एम्प्लॉयज भारतीय थे। ये स्वदेशी बैंक बना है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी वर्क करता है। और ये बैंक बनता है मुंबई में, बॉम्बे में, जो इस समय भी मुंबई या बॉम्बे में है। ये बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसमें ओनर भी इंडियन है और वहां करने वाले सारे कर्मचारी, सारे एम्प्लॉयज भी इंडियन है। इसीलिए इसे हमने स्वदेशी बैंक का नाम दिया है। तो यहाँ तक तो पिक्चर बहुत ज़्यादा खुशहाल है, बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन जैसा कि होता है लाइफ में, समय अच्छा भी आता है, खराब भी आता है, बहुत खराब भी आता है, बहुत अच्छा भी आता है। बस ज़रूरत है हमें बिलीव करने की। तो इसके बाद जो समय आता है 1913 से 19 मान लेते हैं 19 तक, ये जो समय होता है इसे कहा जाता है द डार्क एज ऑफ इंडियन बैंकिंग। क्या कहा जाता है इसको? द डार्क एज ऑफ इंडियन बैंकिंग। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में 600 से अधिक बैंक्स बर्बाद हो जाते हैं। इस फेज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो जो हमारे उस समय के मास्टर्स हैं, क्योंकि हम तो स्लेव हैं उस समय, जो उस समय के मास्टर्स हैं उनका पूरा फोकस प्रथम विश्व युद्ध पे रहता है, ना कि हम पे या हमारे बैंकों पे। और इस वर्ल्ड वाइड इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारी एक नवजात, एक इन्फेंट बैंकिंग सिस्टम है, वो बर्बाद हो जाती है और हमारी बैंकिंग को बहुत नुकसान उस समय होता है। और जब समय बीतता है और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, तो अंग्रेज़ों का फोकस फिर से इंडियन बैंकिंग पर होता है, बिकॉज उन्हें अभी इंडिया में रहना है, इंडिया को अभी और एक्सप्लॉइट करना है, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि फाइनेंशियली उन्हें हमेशा पैसे मिलते रहें। इसीलिए वो एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक होता है 27 जनवरी 1921। इस तारीख को वो अमलगमेशन करते हैं। अमलगमेशन का मतलब होता है जब हम दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को या चीज़ों को मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसे अमलगमेशन करते हैं। तो वो 3 भारतीय बैंक्स को अमलगमेट करते हैं, जिनमें पहला है बैंक ऑफ बंगाल 1806 वाला, दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 वाला, और तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास जो कि है 1843 वाला। इन तीनों बैंकों को अमलगमेट किया जाता है और इनको हम नाम देते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल मतलब होता है महारानी का, महाराजा का। और ये बैंक आपका बनता है जिसके हेडक्वार्टर्स बनते हैं आपके उस समय बॉम्बे में। तो एक स्टार्क डिफरेंस है, एक तो राजधानी बदल गई है, 1911 में राजधानी आपकी कलकत्ता से हो गई है दिल्ली, और दूसरा मुंबई धीरे धीरे, बॉम्बे धीरे धीरे एक फाइनेंशियल कैपिटल बनता जा रहा है। और जो पहला बड़ा बदलाव है जिसमें हम राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक बैंक बना रहे हैं जो कि हर एक प्रांत को बैंकिंग प्रोवाइड करेगा, वो बनता है दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इस बैंक की एक और खासियत है, ये बैंक इंडिया में जो करेंसी है उसे भी कंट्रोल करता है। तो एक तरफ ये कमर्शियल बैंक है जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, दूसरा ये करेंसी को भी अब कंट्रोल करना जो है वो स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। लेकिन दोस्तों इस समय ना भारत जग चुका है, इस समय भारत के तेवर बदले हुए हैं, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत में एक ऐसा भारतीय आ चुका है जो ईजिली दुनिया का सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला भारतीय है। और उस समय उसका रुतबा ऐसा है कि उसके एक कहने पे पूरे भारत के लोग उसके पीछे खड़े हैं और बिना बिना कोई हथियार उठाए वो लोग देश की आज़ादी चाहते हैं। कई लोग उसे महात्मा कहते हैं, कई लोग आज उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो एक जुमला आज कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, या मेरी नज़रों में महात्मा गांधी। उन्होंने शुरू किया है सत्याग्रह और इंडिया जग चुका है, और अब अंग्रेज़ों को नई चाल चलनी पड़ेगी, या फिर सही मायनों में इंडियन बैंकिंग को बेटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो एक कमीशन बनाते हैं, और ये कमीशन बनता है आपका 1926 में, और ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1933-34 में। इस कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम है इसका? हिल्टन यंग कमीशन। और ये जो कमीशन है, ये कमीशन आपका, इसका एक और नाम है, ऑफिशियल नाम है इसका, वो है रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन को एक जिम्मा मिलता है कि भाई आप भारत में ना एक ऐसा संगठन बनाओ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो बैंकिंग को मैनेज करे और हमारी करेंसी कंट्रोल करे। इनका मानना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो अपनी बैंकिंग सेवाओं को, सर्विसेज को हर किसी को, एवरीवन को ऑफर करता है। तो जाहिर सी बात है उसका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ वो करेंसी कंट्रोल भी कर रहा है और एक तरफ वो बैंकिंग भी कर रहा है लोगों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि नॉन कमर्शियल हो, जो कि करेंसी को कंट्रोल करने का जिम्मा रखती हो। तो उस समय का एक मशहूर पेपर था दी बंगाल गैजेट। उस पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकलता है। वो उस एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि अगर किसी को हमें राय देनी है या हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करना है, हमें हेल्प करना है इंडियन बैंकिंग को बेटर करने में, एक रेगुलेटर को बनाने में, तो इस पते पर अपना एक खत लिख सकता है अपने सुझाव के साथ, और हम उसके खत को, उसके सुझाव को सुनेंगे, और फिर अगर अच्छा लगेगा उसको बुलाएंगे और उन सुझावों पर हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। कुछ 2 से 3 दिन बाद एक किताब आती है, द रूपी प्रॉब्लम या द 1 रूपी, जिस किताब में वो सब कुछ लिखा होता है जो कि वो नहीं सोच रहे होते। उनको वो किताब पढ़ के लगता है अरे यार यही तो होना चाहिए, यही तो करना चाहिए, इसी वजह से तो हम अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे। मतलब उन्हें सल्यूशन मिलता है अपनी प्रॉब्लम का, उन्हें रास्ता मिलता है, उन्हें एक टूल किट मिलता है कि कैसे वो एक ऐसा रेगुलेटर बनाए जो भारतीय बैंकिंग को मैनेज करे। लेकिन जब वो उस व्यक्ति को बुलाते हैं तो बहुत इम्प्रेस वो नहीं होते। उसका रीज़न है क्योंकि वो व्यक्ति एक भारतीय है, इनफैक्ट वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर है। हालांकि उसकी बात सही है और उसको नहीं मानते। जैसे कि जब मैंने 2013 पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे को भी आज भी मेरा चेहरा देख के बोलते हैं इसके पास क्या एक्सपीरियंस है, जबकि मेरे को पढ़ाते हुए हो गए हैं करीब 11 साल। तो उसको भी नहीं मानते हैं, गलती उनकी होती है। हालांकि समय बीतता है और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को पास किया जाता है। कब? 1934। और इसको पास करने का जिम्मा मिलता है
हिल्टन यंग कमीशन को, उनके रिकमेंडेशंस पर इसको पास किया जाता है। इसी के अगले साल 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म होता है भारत का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेटअप होता है आपका इनिशियली कैलकाटा में और यहाँ पर रहता है 1937 तक। लेकिन इसके बाद 1937 से लेकर आज तक, प्रेजेंट तक, ये सेटअप हुआ है कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है। आरबीआई जो बनता है, तो जो कंट्रोलर ऑफ करेंसी की पावर होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, उस पावर को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से लेकर वो पावर अब किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। हालांकि आरबीआई जब अब बना है तो आरबीआई अभी भी एक प्राइवेट बैंक है, बात समझ रहे हैं? जिसका जो पूंजी है, कैपिटल है, वो अभी 5 करोड़ रुपए का है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा ये बैंक है जिसने ना सिर्फ इंडिया के लिए आगे चलकर सेंट्रल बैंकिंग की है, रिजर्व एक रेगुलेशन किया है, बल्कि पाकिस्तान का इनिशियल ईयर्स में, बर्मा जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उसका भी इनिशियल ईयर्स में, और बांग्लादेश, उसके भी आज़ादी के कुछ समय बाद तक इसी रिजर्व बैंक ने उनके लिए भी सेंट्रल बैंक का काम किया है। ठीक है, तो ये बन चुका है और ये वो समय है जब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि हमें आज़ादी मिल सकती है। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, इंडियन नेशनल आर्मी जो होती है हमारी, वो एक अपना एफर्ट लगाती है और हम आज़ाद हो जाते हैं। आज़ादी के समय तक हमें आरबीआई मिल चुका है। हमारे पास ठीक ठाक लेवल के प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने बनाया है या फिर इंडियन ने बनाया है। हमारे पास एक ठीक ठाक बैंकिंग स्ट्रक्चर रहता है और ये होता है हमारे बैंक का पहला फेज, बैंकिंग का पहला फेज, जहाँ पर जो बेसिक नींव है बैंकिंग की वो पड़ चुकी होती है और बैंकिंग कुछ हद तक ही सही भारतीय लोगों को पसंद आना शुरू हो जाती है। अब आते हैं हम सेकेंड फेज में। दोस्तों, सेकेंड फेज की जब हम बात करते हैं ना, फेज 2, तो फेज 2 में एक सेंटिमेंट है जिसके उलट आज काम हो रहा है। वो सेंटिमेंट है नेशनलाइजेशन का। अच्छा, इसको कोई भी राष्ट्रवाद से डायरेक्टली मत संबंधित करे। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है कि हम हर वो चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर की है, हर वो चीज़ जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया है और जो हमारे देश के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको गवर्नमेंट अपने अधीन, अपने अंडर अक्वायर करेगी, अपने अंडर अधीन करेगी और पूरी तरीके से उसका यूज़ करके डेवलपमेंट करेगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भारत के यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पहला कि जो रिच लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन तक ही पैसा पहुंचता है बैंक्स का। तो यहाँ पर जो एमएसएमईज हैं, छोटी कंपनीज हैं, उनका क्या, जो आपके स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनका क्या, जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उनका क्या, जो पुअर क्लास है उनका क्या, मतलब इन सब का क्या, अलग अलग जो अदर सेक्टर्स हैं उनका क्या। उन तक कैसे पहुंचेंगे? उन तक ऐसे पहुंचेंगे जब इन बैंक्स को आरबीआई अपने कंट्रोल में लेगा और गवर्नमेंट उन बैंक्स के एक्सपीरियंस को, उनके फंड्स का यूज़ और उनके बिजनेस का यूज़ इन सेक्टर्स तक पहुंचने में करेगा। दूसरा, भारत का एक ऐसा वर्ग है जो मनी लेंडर्स से प्रताड़ित है या जहां पर लैक ऑफ फंडिंग है और वहां पर एक्सप्लॉयटेशन है ना। तो उनको भी हम बैंकिंग प्रोवाइड करें ताकि वो बैंक से पैसा लें, बैंक पैसा जमा करें, बैंक से बैंकिंग करें। तो पूरे इंडिया को कवर करना है, चाहे वो कोई सेक्टर हो, कोई कम्युनिटी हो,
कोई मर्चेंट हो, कोई स्मॉल कंपनी हो, हमें ओवरऑल बैंकिंग को हर किसी तक पहुंचाना है। मेरा कहने का मतलब है हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वर्ड क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हम आज भी कर रहे हैं। आज भी भारत के अंदर जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जब हम बात करते हैं एटीएम्स की या रुपे कार्ड्स की या फिर माइक्रो क्रेडिट की, तब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब हर किसी को, एवरीवन शुड गेट अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, हर किसी को सस्ते दरों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान हो, उसे कहा जाता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है जी। तो ये तभी हो पाएगा जब भारतीय बैंक जो होंगे उनको सरकार अपने अधीन लेगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि उस समय और आज भी एक बहुत बड़ा बैंक है। उस समय का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर तो हम तब जाएंगे जब आरबीआई को हम सरकारी करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, तो दोस्तों आरबीआई को 1949 में हम नेशनलाइज करते हैं। तो जो नेशनलाइजेशन है आरबीआई का वो कब होता है? 49 में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आरबीआई को अब 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ आपका? नेशनलाइज। इसके बाद पहला काम होता है कि हम 1955 में इंपीरियल बैंक जो है इसको कोशिश की जाती है कि इसको नेशनलाइज किया जाए। लेकिन दोस्तों कंप्लीटली आपका नेशनलाइजेशन नहीं होता है। इस समय 93% शेयर जो हैं उसे आरबीआई एक्वायर कर पाता है, लेकिन अभी भी 7% शेयर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के पास नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है, और इसीलिए यहां पर एक नया टर्म का इजाद होता है और वो टर्म होता है पीएसबी, जिसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये टर्म का मतलब क्या? इसका टर्म का मतलब ये है कि अगर किसी भी बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 51% या उससे अधिक शेयर हैं, तो उस बैंक को हम कहते हैं इंपीरियल, उस बैंक को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। Any bank in which the government owns 51% or more shares, such a bank is called as a public sector bank. तो भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है? इंपीरियल बैंक। लेकिन इसको हम क्या जानते हैं आज? जब ये एक्विजिशन होता है 93% का एंड 3% का, तो इसको रीनेम किया जाता है और इसको रीनेम किया जाता है एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ता है इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम इसका जो है वो फिर पड़ जाता है, जिसे हम आज एसबीआई के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो इंपीरियल बैंक जब बना था, जब मर्ज हुआ था, तो जब वो बन रहा था 1921 में, तो उस समय कई ऐसे प्रांत थे, कई ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके अपने खुद के बैंक थे। ठीक है, उन बैंक्स को भी इंपीरियल बैंक ने अपने अंडर लिया था और उन बैंक्स को कहा गया था इंपीरियल एसोसिएट्स। क्या कहा गया था? इंपीरियल एसोसिएट्स। अब ये जो बैंक थे इनको भी एक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीटली, और 1959 में इन्हें हम एसबीआई एसोसिएट्स के नाम से जानते हैं। चाहे इसमें स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो, चाहे इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो, ऐसे कई सारे बैंक्स थे। इसका जिक्र हम अभी डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सारे जो आपके एसोसिएट्स हैं, बैंक्स हैं, इनको एसबीआई में कंप्लीटली मर्ज कर दिया गया है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे
उन बैंक्स को डिस्कस करने के। लेकिन ये बैंक्स भी गवर्नमेंट 93% एक्वायर करती है 1959 में, लेकिन अब ये बैंक्स जो हैं वो एसबीआई का कंप्लीट हिस्सा हैं। अब ये सिंगल एंटिटी है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बनता है वो क्या बनता है? एसबीआई। अब आपका सवाल आएगा सर कि अगर हमने किसी बैंक को कंप्लीटली एक्वायर किया है उसमें और एसबीआई में क्या अंतर है? अंतर एक ही अंतर है। देखिए, अगर किसी बैंक को आगे चल के हम बताएंगे, अगर किसी बैंक में 100% एक्विजिशन हुआ है जब पहली बार हुआ था, तो वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे उसमें आपके शेयर्स 100% गवर्नमेंट के हैं, पर जो कंडीशन है पब्लिक सेक्टर बैंक की 51% और मोर, क्या वो पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि उस बैंक में 51% से अधिक शेयर्स हैं। तो उस बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक तो कहेंगे, लेकिन उस बैंक को हम नेशनलाइज्ड बैंक भी कहेंगे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने कंप्लीटली एक्वायर किया है। ठीक है, इसीलिए एसबीआई आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज वर्क कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं और उन्हें हम नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं, बिकॉज जब उन्हें एक्वायर किया गया तो उन्हें 100% एक्वायर किया गया, ना कि 93% या 51%। तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक तो हैं बिकॉज उनमें गवर्नमेंट का शेयर आज भी 51% ज़्यादा का है, लेकिन जब उन्हें एक्वायर किया गया तो उनको 100% सरकार ने एक्वायर किया था। ठीक है, तो उस पर चलिए आते हैं। तो दोस्तों ये चल जाता है और बढ़िया चल रहा होता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि 2 फेज आते हैं और इन दोनों फेजेस में जो सरकार होती है वो होती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी का मानना है कि जो फंड्स बैंक्स में हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, उनका उपयोग किया जाए वेलफेयर करने के लिए और इंडिया में डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो 2 फेजेस में अपने अलग अलग कार्यकाल में बैंक्स का नेशनलाइजेशन करती हैं। इनमें पहला फेज है आपका 19 जुलाई 1969 का। ठीक है, और ये फेज है द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ये पहला फेज है भाई। ठीक है, इस फेज में क्या होता है? इस फेज में कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर किसी भी प्राइवेट बैंक का, उसमें सारे बैंक प्राइवेट हैं, किसी भी बैंक का अगर डिपॉजिट जो है उसके अंदर, उसके उस बैंक में जो कस्टमर्स ने डिपॉजिट्स किए हैं, अगर उसका अमाउंट 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उस बैंक को हम अक्वायर करेंगे, नेशनलाइज करेंगे। इस क्राइटेरिया पर उस समय 14 बैंक्स आपके जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं, और ये बैंक्स आपके सामने हैं। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक। इन बैंक्स को गवर्नमेंट अंडर दी बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस फेज 1 उसमें एक्वायर करती है, और ये बैंक्स अब कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर हो जाते हैं 1969 में, और इन सारे बैंक्स को हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। इसके बाद हम सब जानते हैं उसे कुछ साल बाद 75 में इमरजेंसी लगती है और इंदिरा गांधी सरकार गिर जाती है। तो जो सेकेंड फेज है वो कुछ समय के लिए, जब तक उनकी सरकार फिर नहीं बन जाती तब तक उस पर रोक लग जाती है। उसी समय 1975 में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट होता है कुछ खास तरह के बैंकों का जो कमर्शियल तो होते हैं लेकिन उनका मेन फोकस रूरल बैंकिंग करना होता है, उनका मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्र होता है, ना कि शहरी क्षेत्र या राष्ट्रीय लेवल पे बैंकिंग करना। उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे पहले जो भी बैंक बने हैं वो सारे बैंकों का एक्सपीरियंस है शहरों में काम करने का, इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने का, उनका एक्सपर्टीज रूरल बैंकिंग का नहीं है। तो होता यह है कि 1975 में ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं
वो अपने एक्सपर्टीज को लाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स को लाएगी, रिमेनिंग फंड स्टेट गवर्नमेंट लाएगा और तीनों लोग मिलकर एक बैंक बनाएंगे। तो होता क्या है कि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उस समय, या जो आपके उस समय बड़े बैंक्स हैं, अब तो सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको बनाया जाता है स्पॉन्सर्ड बैंक कि भाई आप ना जो हम बैंक अभी बना रहे हैं उनको स्पॉन्सर करो, उनको ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो उनसे बैंकिंग का, बल्कि फंड्स भी उनको दो। दूसरे आते हैं आपका यूनियन गवर्नमेंट, वो भी फंड्स को लाती है, अपना सपोर्ट लाती है, और जिस स्टेट में वो रूरल एरियाज हैं जहां पर बैंक्स बन रहे हैं उन स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ में लाया जाता है। तो होता यह है कि मान लेते हैं अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें 35% इन्वेस्टमेंट करता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक, 50% इन्वेस्टमेंट करता है एक यूनियन गवर्नमेंट और 15% इन्वेस्टमेंट करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और इन तीनों से मिलकर बनता है आपका एक बैंक जिसका नाम रखा जाता है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक्स। और इंडिया में जो पहला बैंक बनता है इस कैटेगरी का वो बनता है 1975 2 अक्टूबर को, और इस बैंक का नाम होता है प्रथमा बैंक। और ये बैंक कहां बनता है? ये बैंक आपका बनता है मुरादाबाद में। कहां बनता है भाई? मुरादाबाद में। मुरादाबाद कहां पर है आपका? अभी भी उत्तर प्रदेश में। और इस बैंक जब बनता है तो इसके अगले साल मतलब 1976 में इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसी इन बैंकों के लिए अलग से आरआरबी एक्ट 1976 को आपका बनाया जाता है। इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं आपका शिवरमन कमेटी, जो उनको बनाने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आपका प्ले करती है। ठीक है जी। तो ये बैंक बन चुके हैं और ये बैंक खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, और एक समय ये बैंक्स करीब 56 थे इंडिया में। 56 बहुत ही पॉपुलर नंबर है, लेकिन अब ये आपके 43 बचे हैं अलग अलग। चाहे हम बात करें आर्यवर्त ग्रामीण बैंक की, बड़ौदा ग्रामीण बैंक की, है ना, सर्वप्रिय हरियाणा ग्रामीण बैंक की, राजस्थान ग्रामीण बैंक, ये सारे बहुत सारे बैंक, और इनका अलग से एग्जाम भी होता है जो कि खास तौर पे ग्रामीण लेवल पर बैंकिंग करते हैं। तो इन बैंकों का भी स्थान आ चुका है और इन बैंकों को भी शुरू हम कर चुके हैं ताकि रूरल बैंकिंग को भी हम डेवलप कर सकें। अब जनता पार्टी आती है, कुछ साल चलती है सरकार, फिर सरकार चली जाती है, और फिर सरकार आती है फिर से आपकी इंदिरा गांधी जी की, और जो उनका सपना था सेकेंड फेज का, उस सेकेंड फेज को वो लाती हैं बैंकिंग नेशनलाइजेशन का। और इस फेज में, ये फेज होता है आपका 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है। और इस फेज में कंडीशन है कि अगर डिपॉजिट साइज 200 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उन बैंक्स को हम एक्सेप्ट करेंगे एज नेशनलाइज्ड बैंक, उनको हम अक्वायर करेंगे 100% एज नेशनलाइज्ड बैंक्स। इस कैटेगरी में इस समय 6 बैंक्स आते हैं जो एलिजिबल होते हैं, जिनको अक्वायर किया जाता है और उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। उनके नाम है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब सिंध बैंक और विजया बैंक। तो इन टोटल आपके ऐसे 20 बैंक्स अब तक हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक। अब अगर आपको याद रखना है कि भाई कैसे कंफ्यूज ना हो, तो आप याद रखिएगा, all nationalized banks are public sector banks, but all public sector banks are not nationalized banks, या फिर all nationalized banks are public sector banks, all public sector banks with the exception of SBI are nationalized banks.
सिर्फ एसबीआई इकलौता ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बाकी सारे बैंक हैं। उसका एक और रीजन है, क्योंकि एसबीआई को बनाया गया है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर द एसबीआई एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। जबकि बाकी बैंक जो हैं उनका या तो फर्स्ट फेज में 1969 में या सेकेंड फेज में उनको अक्वायर दोस्तों जो है वो किया गया है। तो यहां तक पिक्चर क्लियर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 1980 में, और 1980s तक एक बात का भरोसा हमें हो चुका है, और एक चीज़ और क्लियर हो चुकी है कि हमने पब्लिक लेवल पर या माइक्रो लेवल पर तो बैंक्स बना दिए हैं जो कि फाइनेंशियली सरकार को, देश को, दुनिया, हमारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे और बैंक्स चाहिए, या हमें ऐसे और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या फिर मैं कहूँ ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक चाहिए या डेवलपमेंट बैंक्स चाहिए जो कि मैक्रो लेवल पर, मतलब जो कि सरकार के साथ मिलकर स्पेसिफिक सेक्टर्स को डेवलप करें, ठीक है। यहां पर जन्म होता है एक नए टर्म का, और वो जो टर्म जिसके हम डिस्कस करेंगे उनको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स, या इसका एक और नाम है आपका डेवलपमेंट बैंक्स। इनके बारे में खासियत क्या है? ए, ये एक स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर डेवलपमेंट। दूसरा, ये नॉन कमर्शियल होते हैं। और तीसरा, ये अमूमन जनरली सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करते हैं। अब ये सीधे तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्क करते हैं। इसमें आरबीआई का रोल अब इनमें से किसी के साथ नहीं है, इनका सेपरेट वर्किंग है, सेपरेट लेजिस्लेशन है। इनमें जो नाम आते हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूं आपके लिए, नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम, एनएचबी, ये नाम इनमें दोस्तों आपके खास तौर पे आते हैं। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक है, ये बैंक फोकस करता है रूरल डेवलपमेंट पे या रूरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग पे, उसके लिए फाइनेंसिंग करता है। ये फोकस करता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज फाइनेंसिंग पर, या आज की कहूँ तो एमएसएमईज पर, उनकी फाइनेंसिंग पर खास तौर पे। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग पर फोकस। इससे देखो, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट संस्थाओं को रेगुलेट नहीं करता, उनको फाइनेंसिंग करता है, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन्हें फंड्स प्रोवाइड करता है। और एनएचबी की बात करें, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कोशिश सरकार ये कर रही है कि कैसे न कैसे करके हम भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर्स को फंड्स प्रोवाइड करें ताकि वो सेक्टर्स ग्रो कर सके। एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारत 1990s तक एक क्लोज इकोनॉमी है, हमारा मेन फोकस वेलफेयर पे है, हमारा मेन फोकस इंटरनल डेवलपमेंट पे है, हमारा बहुत व्यापार दुनिया के साथ नहीं है। और इसी वजह से ना सिर्फ बड़े लेवल पे करप्शन है, बहुत बड़े लेवल पर इनकॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ कंपटीशन है अमंग कंपनीज, लैक ऑफ इनोवेशन है, लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, और हमारे पास फंड्स बहुत कम है, और हमें एक फेल्ड स्टेट कहा जाने वाला है। और हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ जैसे संस्थाओं से लोन लेना पड़ता है, और कई बार अपनी करेंसी को हमें इन संगठनों के कहने पर करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ता है। मतलब हमारी करेंसी का जो रेट है, जिस रेट पर हम कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में, उसे हमें कम करना पड़ता है, और उस करेंसी को, चाहे वो डॉलर हो या पाउंड हो, उनको अधिक महंगा करना पड़ता है। और हम लगभग लगभग डिफॉल्ट की कारगर की के कगार पे हैं 1990s के शुरुआत में।
लगभग हम डिफॉल्ट कगार पे हैं 1990s के शुरुआत में। तो ये एक बात बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं अभी हमें प्रॉब्लम होने वाली है। और यही एंड होता है हमारा सेकेंड फेज, जहां पर हमने नेशनलाइजेशन पे फोकस किया, अपने बैंकिंग को इंटीग्रेट किया, आरबीआई को स्ट्रॉन्ग किया और डेवलपमेंट बैंक जैसे कंसेप्ट या फिर रूरल बैंक जैसे कंसेप्ट, इनको हमने लॉन्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसी समय एक और कंसेप्ट आता है, मैं आपको बता दूं बहुत बेसिक में, जो कंसेप्ट है LAB का, लोकल एरिया बैंक्स। ठीक है, जो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में ही वर्क करते हैं, उसके बाहर इनका प्रेजेंस नहीं है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनको टैकल करते हैं, और ये भी उनको टैकल करने के लिए बनाए जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका काम किया जाता है। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर जो है वो आपका सेटअप किया जाता है। कुछ और तरह के बैंक हैं इस समय, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, जो बहुत ही अभी मतलब ऑर्गेनाइज लेवल पे तो हैं, लेकिन उनमें बड़ी मात्रा में लैक ऑफ रेगुलेशन है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। तो वो बैंक भी बनते हैं जो आपस में लोग संस्था बनाते हैं, जिनको आरबीआई लाइसेंस देती है और वो बैंक की तरह काम करें, लेकिन उनको लेकर भी अभी हमारे पास प्रूवन डेटा नहीं है, या फिर वो बैंक्स अभी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीटली रेगुलेट नहीं हो रहे होते हैं। तो उनका भी जो रोल है वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। तो वो भी सब कुछ इस फेज में हो रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें मैक्रो लेवल पर, एक देश के लेवल पर, हम कैसे अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को और अपना जो एक पॉलिसी है उसको चेंज करें। इसीलिए 1991-92 के दौरान हमारी एक न्यू फाइनेंशियल पॉलिसी आती है, और इससे शुरुआत होती है हमारे तीसरे फेज की। इस फेज में एक कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट मैं बताऊंगा बहुत ही ब्रीफ में, बिकॉज बैंकिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जब पढ़ाऊंगा आपको इंडियन इकोनॉमी तो वहां इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट का नाम है LPG। ठीक है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कैसे हम अपने पॉलिसीज को लिबरल करें ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव हो, आपकी नई कंपनीज को एंटर करना आसान हो जाए। प्राइवेटाइजेशन, कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें ताकि वो भी हमारे देश के अंदर कंपटीशन को बढ़ाएं और बिजनेस को बढ़ाएं। और ग्लोबलाइजेशन, कैसे हम फॉरेन ट्रेड करना, विदेशी व्यापार करना, विदेशी कंपनीज को अलाउ करना स्टार्ट करें ताकि हम एज अ ग्लोबल ट्रेड करना शुरू कर सकें। उन कॉन्सेप्ट पे 3 कॉन्सेप्ट आपके किए गए थे। इन्हीं कड़ी में एक भाई साहब हैं, 3 लोग हैं बेसिकली, मैं नाम लूँगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के श्री पी नरसिम्हा राव, अकॉर्डिंग टू मी ग्रेटेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर्स की रेस में टॉप 3 में आते हैं। उस समय के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह, अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एवर फाइनेंस मिनिस्टर। और तीसरे आरबीआई गवर्नर मिस्टर M नरसिम्हन, और उनके द्वारा बनाई गई नरसिम्हन कमेटी, जिस कमेटी को जिम्मा सौंपा गया है कि आप ओवरऑल भी देखें और बैंकिंग में भी बदलाव लाएं। और इसीलिए वो 93-94 में एक बदलाव लाते हैं जिसे कहा जाता है आपका न्यू एज बैंक्स। सबसे पहले दीज आर प्राइवेट बैंक्स, और दूसरे, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें या हम इनोवेशन की बात करें, ये जो पुराने आपके बैंक्स हैं उनसे बेटर है। उस समय 10 संस्थाओं को इसका लाइसेंस मिलता है, जिसमें से अभी जो आपके वर्क कर रहे हैं इसमें, उस समय एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC है, इंडस इंड, DCB। ठीक है, ऐसे बैंक्स अभी भी हमारे जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, और अभी भी इनका एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे देश के अंदर है।
तो जब ये बैंक आते हैं और ये सक्सेस होते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि हमारी बैंकिंग अब अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे जाएं बैंक्स के तो बेटर रहेगा। उसी उसी कड़ी में 2001 के बाद 2001, 2002, 2003, 4 में आपके आते हैं येस बैंक आता है, कोटक महिंद्रा आता है। ऐसे बैंक भी उस समय आ जाते हैं। इनके बाद और बैंक भी आते हैं, जैसे कि आपका आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, जो आप कहते हैं आईडीएफसी फर्स्ट या बंधन बैंक, ये बैंक भी आ जाते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक और कॉन्सेप्ट आता है 2004-5 के आसपास। वो कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल बैंक्स का। देखिए, यूनिवर्सल बैंक कोई बैंक नहीं है, ये बेसिकली एक लाइसेंस है या एक सर्टिफिकेशन है। अब बेसिकली होता क्या होता ये है कि अगर कोई बैंक अंडर इट्स सर्विसेज या अंडर फैसिलिटीज मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग म्यूचुअल फंड भी ऑफर करे, इंश्योरेंस भी ऑफर करे, फॉरेन एक्सचेंज भी ऑफर करे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करे, मतलब अंडर अ सिंगल रूफ मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑफर करे, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। क्योंकि ना सिर्फ बैंकिंग कर रहा है बल्कि वो तमाम अलग अलग तरीके के जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको कर रहा है। इंडिया में अमूमन जितने भी आपके क्रेडिबल बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं और हर पब्लिक सेक्टर बैंक और बड़ा बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक अब आपका यूनिवर्सल बैंक है, जो कि तमाम तरह की बैंकिंग को ऑफर करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल, और ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए यूनिक है बिकॉज यूएस में ना दो अलग चीजें हैं, एक बैंक होगा, एक यूनिवर्सल बैंक होगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, एक सिर्फ कमर्शियल बैंक होगा जो यूनिवर्सल बैंक नहीं होगा। इंडिया में यूनिवर्सल बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं और वो हर बड़ा बैंक, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचएसबीसी हो, चाहे कोई बैंक हो, सारा बैंक जो है वो तमाम तरह की बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो यूनिवर्सल बैंक का एग्जाम्पल वो बन जाता है। इसी के बाद दोस्तों 2008 में डेवलप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 2008 से लेकर 2015-16 तक इसका रोल सीमित रहता है। लेकिन ये वही संस्था है जो इंडिया में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करता है, जो कि यूपीआई जिसे हम कहते हैं, जिससे इंडिया पेमेंट सर्विसेज की, इंडिया रिटेल पेमेंट बैंकिंग की ऑनलाइन किस्मत तस्वीर बदल जाती है। और आज वो समय है जब यूपीआई मोस्ट प्रेफर्ड तरीका है पेमेंट्स करने का, फंड ट्रांसफर करने का। तो ये बदलाव भी आपका इस समय आता है। और इसी के साथ साथ नए तरह के बैंक आते हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक आता है जो लिमिटेड बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। इनका इन सबको हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स में। स्मॉल फाइनेंस आता है जो बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं लेकिन उन लोगों को जहां तक कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं पहुंचती है। तो ये सारे बदलाव आपके फिर नई सदी में 2010 के बाद आने शुरू हो जाते हैं। और आज जो स्ट्रक्चर है वो इन बैंक्स के अलावा अब नए तरीकों का है, जैसे कि नियो बैंक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका फिजिकल कोई प्रेजेंस ही नहीं है। अगर आपको उनसे बैंकिंग करनी है ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको बैंकिंग देंगे, तमाम तरह की सर्विसेज देंगे, लेकिन फिजिकली आपको सर्विस वो नहीं देंगे। फिर एक कंसेप्ट आता है डीबीयू का, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जिस कंसेप्ट में एक बैंक का ब्रांच होगा जहां पर आप जाइए, वहां पर डिवाइस लगे हुए हैं, वहां पर अपना जो भी आपको करना बैंकिंग करिए, या फिर वहां एक असिस्टेंट होगा वो आपको हेल्प करेगा वहां बैंकिंग करने में। वहां कोई एक उस व्यक्ति के अलावा या कुछ व्यक्तियों के अलावा बैंक का कोई स्टाफ नहीं होगा, डीबीयूज कहते हैं। और हमें 75 ऑलरेडी बन गए हैं, आगे चल के इनको ही बढ़ाया जाएगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को। तो अब हमारी जो बैंकिंग है वो फिजिकल बैंकिंग से कन्वर्ट होकर डिजिटल बैंकिंग की ओर जा चुकी है। तो एक लंबा सफर हमने दोस्तों जो है वो तय किया है, फ्रॉम द फर्स्ट बैंक, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज नियो बैंकिंग, जहां पर हर बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। या फिर कंसेप्ट लाइक पेमेंट बैंक्स जो सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, ये ना तो आप यहाँ पर एफडी कर सकते हो इनके साथ, अगर इनका टाइप तो कर सकते हो, लेकिन ये एफडी ऑफर नहीं करते, या फिर ये लोन ऑफर नहीं करते खुद से, ये सिर्फ पेमेंट सर्विस ऑफर करते हैं। या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक
जो कि एमएसएमईज को या ऐसे क्लास को जिनको बैंकिंग नहीं मिल पा जनरली उनको बैंकिंग दी जाती है। तो अब हम इस तरह पहुंच चुके हैं। तो हमने दोस्तों शुरुआत की थी हमारे बैंकिंग से और अब हम डिजिटल बैंकिंग की ओर अब आगे बढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर एक बहुत ही बुनियादी लेक्चर था, बहुत ही बेसिक लेक्चर था। मैंने कोशिश की है कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कि हिस्ट्री ऑफ बैंक क्या है। ऑनेस्टली बताऊं, इस पूरे चैप्टर से 1 से 2 नंबर का सवाल आ सकता है, उससे अधिक सवाल नहीं आएगा। लेकिन इसको पढ़े बिना आप आपकी जो बेसिक बुनियाद है उसको हम कवर नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो मैंने रिपीट किया हुआ है, 12 बजे हफ्ते में 3 बार ये सेशंस आएंगे। जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन आएगा, लेकिन सेशन चलता रहेगा। आपको कोई भी बैच किसी का नहीं लेना है, बस आपको 12 बजे अब से लगातार इस चैनल पे आना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और संडे को सुबह 6 बजे लेकर आएंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो मंडे सैटरडे तक अगर आप 12 बजे भी आ जाते हैं तो आपका बैंकिंग, आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस और आपका स्टैटिक जीके तीनों का तीनों यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसीलिए 12 बजे आपको रेगुलर आना है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड टेक केयर एवरीवन। मुलाकात करते हैं आपसे अब हम कल एक फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन के साथ, और फिर परसों सेकेंड चैप्टर के साथ हमारे बैंकिंग कंसेप्ट का, जिस चैप्टर का नाम है द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम अगले चैप्टर में। Bye and thank you so much. Do not forget to like the video, do not forget to share the video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Bye bye guys and thank you so much. Bye bye.